अच्छी बात है। तो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक पढ़ लिया था? रिजल्ट निकाल लिया था अपन ने किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मैंने रिजल्ट लिखाया था आपको, F1 और F2 दो जनरेशन का रिजल्ट लिखाया था। F1 जनरेशन में मैंने कुछ एक स्टेटमेंट बोला था, डू नॉट रिजेंबल, ठीक है, उसको काट के करो रिजेंबल। उसमें क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको, उसको मैं क्यों करवा रहा हूँ चेंज। उसमें क्या है, एक्चुअली जीनोटाइप तो मैच नहीं करता बट फिनोटाइप तो मैच करता है, टॉल। अरे फिनोटाइप मैच करता है ना टॉल, या नहीं करता? करता है ना फिनोटाइप तो मैच, जीनोटाइप नहीं करता, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर तुमको कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, या तो फिनोटाइप की बात हो रही है, क्योंकि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उस टाइम माइक्रोस्कोप तो था ही नहीं। अरे माइक्रोस्कोप था क्या उस टाइम पे? नहीं था। तो जो भी चीज थी वो कैसे आई थी, टेस्ट करा करा के चेक करी थी मेंडल ने, इसीलिए आगे आप टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस पढ़ोगे, इसीलिए पढ़ते हैं ना। क्योंकि मेंडल के टाइम पे क्या नहीं थे, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। क्या नहीं थे? माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो वो जेनेटिक मटेरियल की स्टडी नहीं कर सकता था, वो जेनेटिक वाली चीजों को नहीं देख सकता था, ठीक है, जेनेटिक चीजों को नहीं देख सकता था। आई के बात समझ में? इसीलिए वो क्या कर रहा है, फिनोटाइप से तो मैच कर रहा है बट जीनोटाइप से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बीच वाला इंटरमीडिएट टॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल। क्या बोलूं मैं उसको? इंटरमीडिएट टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसा बता रहा था मैं आपको कि ये अपन ने होमोजाइगस टॉल लिया, इसको अपन ने होमोजाइगस रेसेसिव से ड्वार्फ से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा बना, इसकी मैंने सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग कराने के बाद मेरे पास कुछ अलग अलग रिजल्ट आए। एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया, उसके बाद ये, और देन ये। अरे ऐसे कुछ चार रिजल्ट मुझे देखने को मिले थे क्या? ऐसे ऐसे रिजल्ट आए थे अपने पास चार। मैं कह रहा था सर ये जो F1 है, ये F1 है और ये F2 है। F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन, ठीक है। ऐसी अपनी कुछ बात हो रही थी कल। तो मैं आपको लिखा रहा था कि इसका रिजल्ट F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल, बट आप उसको लिखो रिजेंबल करता है, ठीक है भाई। F1 जनरेशन यहां लिखो, F1 जनरेशन जनरेशन रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट। क्या? वन ऑफ द पेरेंट, यानी दोनों पेरेंट्स में से किसी एक में तो मैच करता है। किस तरह मैच करता है? फिनोटिपिकली मैच करता है। कैसे करता है भाई? फिनोटिपिकली मैच करता है। फिनोटिपिकली तो वो क्या करता है? मैच करता है, बट जीनोटिपिकली नहीं करता। आई क्या बात समझ में? अरे ये टॉल ही तो है, ये तो बीच में बन रहा है, ये क्या है? टॉल है। कैसा टॉल है? ये इंटरमीडिएट टॉल है भाई। कैसा टॉल है? इंटरमीडिएट टॉल है, यानी हेट्रोजाइगस टॉल है। कैसा है ये मेरा? हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। कल जो नहीं आए तो उनको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, मेरी तरफ ऐसे संगीन निगाहों से ना देखें कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कर रहे हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकरी, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यही होता है, एक संकरीय संकरण, ठीक है। एक संकरीय संकरण होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसमें क्या लिया मैंने? एक जो कैपिटल टी दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा होमोजाइगस टॉल है। क्या है? होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस का मतलब क्या बताया था मैंने? जिसमें सेम प्रकार की अलील पाई जाती है, यानी दो आइडेंटिकल अलील पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। हिंदी में बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं? समयुग्मजी, ठीक है भाई। एक मैंने लिया होमोजाइगस रिसेसिव, जिसको मैं बोला हूं ड्वार्फ। ये बोना पौधा है। कैसा पौधा है? बोना। ये तो मेरे पास कैसा है? लंबा है। और ये कैसा है मेरे पास? बोना। कैसा है भाई? बोना, जिसको अपन पढ़ते हैं ड्वार्फ, ठीक है। और ये है मेरे पास टॉल। और टॉल भी कैसे हैं दोनों? ये होमोजाइगस पेरेंट है मेरे पास। कैसे पेरेंट है भाई? होमोजाइगस पेरेंट है, दोनों की दोनों मेरे पास होमोजाइगस पेरेंट है। इन दोनों का मैंने आपस में क्रॉस कराया। अरे इन दोनों का क्रॉस कराया, क्रॉस करा के मुझे एक इंटरमीडिएट ये मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे चारों रिजल्ट ऐसे बनेंगे। मैंने आपस में दोनों की क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी। दोनों की सेल्फिंग कराई तो मेरे को F1 जनरेशन जो मैंने मिली, F1 जनरेशन मुझे टॉल दिखाई दे रही है। यहाँ भी मेरा एक टॉल है, यानी जनक भी टॉल है और संतति भी टॉल है।
अरे पेरेंट भी टॉल है और ऑफ स्प्रिंग भी टॉल है, बात समझ में आई। ये बस कैसा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। इसीलिए मैंने लिखा है जीनोटाइपिकली मैच नहीं करता बट फिनोटिपिकली मैच करता है। और मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं थे तो अपन किसको ज्यादा सही मानेंगे, फिनोटिपिकली को। किसको सही मानेंगे, फिनोटिपिकली। बात समझ में आ गई क्या, अरे बात समझ में आई, ठीक है आगे बढ़े। यही मेंडल कह रहा था, अगर करेक्टर मिक्स हो जाते, मेंडल की पहली लाइन क्या थी, करेक्टर्स आर कम्स टुगेदर, करेक्टर्स अभिलक्षण एक साथ आते हैं बट डू नॉट ब्लेंडिंग, क्या डू नॉट ब्लेंडिंग, मिक्स नहीं होते हैं, यही बोला था मेंडल ने। अगर करेक्टर मिक्स हो गए तो कोई तीसरा करेक्टर बन जाना चाहिए था, बट तीसरा तो नहीं बना, यानी करेक्टर मिक्स नहीं हुए। अरे मिक्स होने का मतलब क्या है, कोई तीसरी चीज बनना। आप कोई ग्रीन कलर लेते हो, ब्लू कलर लेते हो, दोनों को मिक्स कर देते हो, कोई अलग कलर का उत्पन्न हो जाता है। अरे केमिस्ट्री में ही तो पढ़ते हो, लाल मिलाओ नीला मिलाओ हरा निकल आता है, यही पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ऐसा यहाँ भी होना चाहिए था बट यहाँ तो नहीं हुआ। ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, यानी करेक्टर मिक्स नहीं हुए, साथ में गए, एक ऑफस्पीयर में गए बट वो मिक्स नहीं हुए, ब्लेंड नहीं हुए। बात समझ में आ गई क्या। ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या था, रिजल्ट था, क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। बात समझ में आई। अब आगे बढ़े अपन थोड़ा सा। अब देखो ये मैंने आपको लिखा दिया था, इसके बाद मेंडल्स ने कुछ लॉ दिए थे। क्या दिए थे, मेंडल्स ने कुछ लॉ, कुछ नियम बनाए थे इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए। क्या बनाए थे, इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसकी जो पब्लिश हुआ था वर्क 1865 में, 1865 में। उसके बाद 1900 में उसकी 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी करी थी। उन 3 साइंटिस्ट का नाम किसी को पता है क्या, उन 3 साइंटिस्ट का नाम, हुगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन टिशेरमार्क। कौन कौन से, हुगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन टिशेरमार्क। वो 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने मेंडल की बताई हुई बातों को देखा, पढ़ा। उन्होंने फिर माना कैसे, एक्सपेरिमेंट कर करके देखा। मेंडल की जो बात बोल के गया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे तो उन्हीं को उन्होंने अगेन पेपर पे एक्सपेरिमेंट करे। मेंडल के जो रिजल्ट आ रहे थे सेम उनके भी वही रिजल्ट आ रहे थे। इसलिए बाद में मेंडल के वर्क को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया गया, सराहना की गई। नहीं तो मेंडल के कागज पड़े रह जाते। समझ में आ गई क्या बात। अगर 1900 में भी डिस्कवरी नहीं होती तो वो ऐसे ही पड़े रह जाते, रिजल्ट कोई सेंस नहीं निकलता। अब वो तो मेंडल की बात है ना, मेंडल मटर को खाई जाता, क्यों, हमारे लिए इतनी सिरदर्दी दे दी उसने, ये एक्सपेरिमेंट करे, क्रॉस बनाए, ये किया वो किया, ठीक है। पर कोई ना, अपने सिलेबस में अपन पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ये चीज समझ आई आपको कल वाली, अरे समझ आ गई क्या, जो लिखाया था वो करेक्शन कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे भाई, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति के नियम। क्या पढ़ेंगे भाई, वंशागति के नियम पढ़ने वाले आज हम, ठीक है भाई। तो बताओ मुझे वंशागति के नियम क्या कहते हैं, किसी को कुछ आइडिया है वंशागति के नियमों के बारे में। चलो ये बता दो कौन कौन से होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो नियम अपन पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हिंदी में बोलते हैं विसंयोजन का नियम। क्या बोलते हैं, विसंयोजन का नियम। अरे नाम सुने क्या ऐसे, कुछ कभी सुने हो गलती से, सुने क्या ऐसे नाम, ठीक है। पहला कौन सा है भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। प्रभाविता का नियम, और ये है अपना विसंयोजन का नियम।
दोनों को एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दोनों को एक एक करके पढ़ने वाले। सबसे पहले आएगा मेरा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आएगा भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? किसी को कुछ आइडिया लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में? क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, लगभग लगभग उसके आसपास 90% जो चीज बोली एकदम सही बोली है कि सर जो F1 में रिजल्ट आएगा, F1 जनरेशन का रिजल्ट आएगा वो किसी एक पेरेंट से मैच करता होगा। किससे मैच करता होगा? किसी एक पेरेंट के जैसे मैच करता होगा, और जिस पेरेंट से मैच करेगा वही रिजल्ट क्या रहेगा? डोमिनेंट। क्या रहेगा? डोमिनेंट प्रभावित रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? यानी F1 जनरेशन में मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल्स के लॉ पढ़ रहे हैं अपन, तो मेंडल्स के अकॉर्डिंग ये था कि सर F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करेगा। क्या करेगा? किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करेगा, और जिस पेरेंट के करेक्टर से रिजेंबल करेगा वही करेक्टर क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा। क्या रहेगा? डोमिनेंट। बात समझ में आ गई? ये मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात थी। इसके अलावा मेंडल ने और कुछ क्या बोला है? आपकी एनसीईआरटी में कई सारी लाइन लिखी हुई, मैं आपको बताता हूं। मेंडल ने यह कहा कि कोई भी जो करेक्टर है वो कंट्रोल्ड किससे हो रहा है? कोई भी करेक्टर है, आप टॉल पढ़ रहे हो, ड्वार्फ पढ़ रहे हो, कैसे बता पा रहे हो? यानी उसको ले जाने के लिए कोई कारक है तुम्हारे पास। जैसे अपन जीन पढ़ रहे हैं, उसने जीन को ही क्या बोल दिया? फैक्टर बोला। क्या बोला? फैक्टर, जिनको अपन जानते हैं मेंडेलियन फैक्टर नाम से, मेंडेलियन कारक नाम से जानते हैं। यानी वही उसको क्या होते हैं? कंट्रोल करने वाले होते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, the characters are controlled by a discrete unit. The characters are controlled by a discrete unit is called Mendelian factor. क्या कहते हैं? मेंडेलियन फैक्टर। अभिलक्षण एक इकाई द्वारा संभाले जाते हैं जिनका नाम होता है मेंडेलियन कारक। बात समझ में आ गई? क्या होता है? मेंडेलियन कारक। यानी मेंडल ने जीन का क्या नाम दे दिया? कारक। बात समझ आ गई? फैक्टर बोल दिया। अपन जिसको जीन पढ़ रहे थे इतनी देर से, या फिर अपन मैं ऐसे कहूं कि मेंडल के टाइम पे उसको फैक्टर जानते थे, आज के टाइम पे उसको जीन जानते हैं। और जीन ही क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और वही चीजों को आगे बढ़ा रही है। कोई भी अभिलक्षण मेरा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है तो उसको कौन आगे बढ़ा रहा है? जीन। अरे कौन आगे बढ़ा रहा है? जीन। बात समझ में आई? अरे आई के बात समझ में? जीन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में अपन पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला पॉइंट क्या था मेरा? द करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड मेंडेलियन फैक्टर। उसको मैं क्या कहता हूं? अरे बोलो भाई। मेंडेलियन फैक्टर कहता हूं। अभिलक्षण एक, हिंदी वाले लिख लो भाई। अभिलक्षण, हिंदी वाले लिखो। अभिलक्षण एक, अभिलक्षण एक इकाई द्वारा संभाले जाते हैं उसको मेंडेलियन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेंडेलियन कारक कहते हैं। लिख लिया सभी ने? ठीक है। अब ये जो मेंडेलियन कारक यानी फैक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन? फैक्टर की। और सर फैक्टर ही तो आज के टाइम पे जीन है। अरे फैक्टरी तो आज के टाइम पे जीन है, और जीन ही आपकी क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन तो क्या, कल ही पढ़ाया था कि फैक्टर जीन किस में प्रेजेंट होती है? अरे पेयर में। किस में प्रेजेंट होती है? पेयर में। कोई भी चीज किस में प्रेजेंट होती है? पेयर में। तो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी? ये सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? अकर्स इन पेयर। अकर्स इन पेयर यानी किस में उपस्थित होती है भाई? ये जोड़ों में उपस्थित होती है। यानी सेकंड पॉइंट लिखो मेंडेलियन कारक। सेकंड पॉइंट लिखो मेंडेलियन कारक। मेंडेलियन कारक जोड़े में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं।
ठीक है। मेंडेलियन फैक्टर अकर्स इन पेयर, किस में पाए जाते हैं भाई? अकर्स इन पेयर, पेयर में पाए जाते हैं। लिख लिया क्या? आगे बढ़े। इसका थर्ड पॉइंट है जो आपका मेन है, वो क्या है कि द F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग resemble either one of the parent, ठीक है भाई। F1 पीढ़ी की संतति किसी एक जनक से मिलती जुलती रहेगी। और भाई जिससे मिलेगी वही आपका क्या होगा? डोमिनेंट करेक्टर होगा। क्या होगा भाई? डोमिनेंट करेक्टर होगा। जिस करेक्टर से मिलेगी वही आपका क्या होगा? डोमिनेंट करेक्टर होगा। अरे वही क्या होगा? डोमिनेंट करेक्टर। बात समझ में आ गई? लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया सबके? अरे लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आ गया क्या सबके? नहीं आया? ये कौन है वाली भैया, गर्दन ऐसे क्यों हिलाते हो आप? मेरे को ऐसा लगता है कुछ गलत पड़ा। अच्छा यही होता है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ यही होता है, ऐसे हैं, कंफ्यूज कर दोगे आप तो। इंटरव्यू में गए, उन्होंने बोला हाँ भाई, हाँ भाई बताओ, माइनस मार्किंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस मार्किंग। इसीलिए मैंने कल एक यस और नो बोन के बारे में कुछ बताया था आपको, कब यस करना होता है और कब नो करना होता है। देख के आए क्या? देख के आए? नहीं देख के आए? क्या देख के आते हो फिर तुम? सर हम तो जाके रील स्क्रॉल कर लेते हैं। भूल गए? अरे वाह, ये सबसे बढ़िया है। C1 C2 दो बॉन होती है, एटलस और एक्सिस। मैं ये पूछ रहा था एटलस किसका नाम होता है, एक्सिस किसका नाम होता है? उनके दो दो अलग अलग नाम भी होते हैं, एक को यस बोन बोलते हैं, एक को नो बोन बोलते हैं। यस बोन यानी जो अपने को हाँ भरवाती है, और नो बोन यानी जो अपने से मना करवाती है। तो कौन कौन सी बोन है, मतलब कौन सी क्या है, ये पूछ रहा था मैं कल। नहीं पता? इधर पढ़ते हैं अपन तो, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको। ठीक है, ये आपने लिख लिया, समझ आ गया क्या? अरे समझ आया कि नहीं आया मेरे को ये बताओ। आ गया ना समझ में? लॉ ऑफ डोमिनेंस अच्छे से समझ आ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस के तीन जो आपने पॉइंट हैं आप याद रखोगे, मेरे साथ रिपीट करो तीनों के तीनों पॉइंट। द करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड मेंडेलियन फैक्टर। यानी कोई भी करेक्टर है वो किसी एक डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन फैक्टर कहते हैं। बात समझ आ गई? आपको पता है जीन्स हर पेयर में पाई जाती हैं, और फैक्टर को ही तो प्रेजेंट टाइम पे जीन्स नाम से जानते हैं। यानी फैक्टर्स भी किस में प्रेजेंट थे? पहले पेयर्स में प्रेजेंट थे। किस में प्रेजेंट थे? पेयर्स में। और पेयर्स में होते हैं, पहले भी थे, आज भी है और होते रहेंगे। क्यों? पेयर्स में ही प्रेजेंट रहेंगे तभी सेग्रीगेशन हो पाएगा। अगर पेयर्स में नहीं होंगे तो सेग्रीगेट कैसे होगा? सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना। क्या होता है? अलग अलग होना। जब तक पेयर्ड में कोई चीज नहीं होगी तो सेग्रीगेट नहीं होगी। और आपको पता है, मैंने बोला था कि दो पेरेंट की दोनों जीन या एलील, उसमें से एक एक ऑफस्प्रिंग में जाती है। सेग्रीगेट होके तो गई है। अगर सेग्रीगेट नहीं होती तो कैसे जाती? दोनों की दोनों चली जाती। सेग्रीगेट होती है तभी तो एक एक जाती है। ठीक है, तो अकर्स इन पेयर। सेकंड पॉइंट कौन सा है मेरा? अकर्स इन पेयर, यानी किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, द F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स। दोनों में से किसी एक पेरेंट से क्या करेगा? रिजेंबल करेगा। और जिस पेरेंट से रिजेंबल करेगा वही मेरा क्या रहेगा? डोमिनेंट करेक्टर रहेगा।
बात समझ में आ गई? ये मेरे को किसने समझाया? लॉ ऑफ डोमिनेंस ने समझाया। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 पॉइंट याद रहेंगे क्या? अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है तीनों से। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? 3 पॉइंट दे देगा, एक में कहीं यस नो लगा देगा, बीच में डज नॉट लगा के आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। नेक्स्ट लॉ कौन सा है मेरा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है भाई? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है आपका? विसंयोजन का नियम। क्या? विसंयोजन का नियम। बताओ भाई सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया सेग्रीगेशन के बारे में? क्या होता है सेग्रीगेशन? बताओ मुझे। अरे कुछ होता है क्या सेग्रीगेशन? क्या होता है? कुछ बोल रहा था कोई, मेरे को थोड़ी सी आवाज सुनाई दी। अलग अलग करना। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। क्या करना? सेपरेट करना, चीजों को अलग अलग करना। जैसे मैं आपसे कहूं ये मेरे पास एक गैमीट है। अरे गैमीट है, बिल्कुल है। अब ये गैमीट इसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो क्या दोनों अलग अलग होंगे? पहले एक ये टी हो जाएगा, एक ये टी हो जाएगा। नहीं, 50% इसके चांस है और 50% इसके चांस है। अरे बिल्कुल है। तो यही क्या है? मेरा सेग्रीगेशन है। क्या है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है मेरे पास जो गैमीट प्रेजेंट है, क्या गैमीट प्रेजेंट है, वो कब अलग हो रहा है। यानी एलील्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? एलील्स। एलील्स की बात करूं, जीन की बात करूं, फैक्टर की बात करूं, तीनों चीज एक ही है। अरे तीनों चीज एक ही है। ठीक है, समझने के लिए तीनों चीजें एक जैसी ही है। तो कोई भी मेरा ये कारक है, ये कब अलग हो रहा है? अलग कब हो रहा है? मेन चीज ये है, सेग्रीगेट कब हो रहा है। तो कोई भी एलील्स या कोई भी जीन या फैक्टर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग होता है। किस टाइम पर अलग होता है? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है सर, गैमीटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। 2n सेल थी पहले। अरे 2n सेल थी, उधर स्पर्मेटोगोनिया उधर उगोनिया, दोनों की दोनों गैमीट सेल्स हैं। दोनों की दोनों गैमीट फॉर्मेशन सेल्स है ना। इधर स्पर्मेटोगोनिया और उधर उगोनिया, दोनों 2n थे। 2n से n बनता है, उधर आके स्पर्मेटेड बनता है, इधर आके ओवम बनता है। दोनों क्या हो गए? n। यानी 2n से n हुआ तो कुछ तो अलग हुआ, सेग्रीगेट हुए। यानी 2n को आप ऐसे बांट लो, एक n इधर एक n इधर, एक n आके मेरा स्पर्मेटेड बना दिया। यानी कोई भी एलील, कोई भी जीन्स जब बनेगी कब? जब तक उसका सेग्रीगेशन नहीं होगा। और सेग्रीगेशन कब होता है? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेग्रीगेशन होता है। बात समझ में आ गई क्या? अरे सेग्रीगेशन कब होता है? बेसिकली ये याद रखना है आपको। सेग्रीगेशन कब होता है? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेग्रीगेशन होता है। याद रहेगा सबको? कोई डाउट? सेग्रीगेशन का मतलब समझ आ गया? तो सेग्रीगेशन का मतलब बेसिकली मतलब यही होता है कि कोई भी चीज है वो कब अलग हो रही है। ठीक है, वो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेरे पास फैक्टर्स, जीन या कुछ भी चीज है वो कब सेपरेट हो रही है? जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। क्या वो क्या हो रहा है? गैमीट फॉर्मेशन। तो लिखो द फैक्टर्स आर separated at the time of gamete formation. Separated at the time of gamete formation. यानी कारक, हिंदी में लिख लो कारक। हिंदी वाले लिखो भाई कारक युग्म जनन के समय, कारक युग्म जनन के समय अलग अलग होते हैं। कब अलग अलग होते हैं? युग्म जनन के समय अलग अलग होते हैं। अरे कब होते हैं भाई अलग अलग? युग्म जनन के समय अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया अलग अलग होते हैं, ऑफस्प्रिंग में कितने जाते हैं? अरे दोनों में से कितने जाते हैं ऑफस्प्रिंग में? एक एक जाता है। तो जो अलग हुए उसमें से कितना प्रेजेंट रहेगा ऑफस्प्रिंग में? एक। कितना प्रेजेंट रहेगा? एक। तो नीचे लिखो वन ऑफ देम प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग। वन ऑफ देम यानी दोनों में से, वो दोनों दिख रहे हैं आपको, उन दोनों में से एक किस में प्रेजेंट रहेगा? ऑफस्प्रिंग में। वन ऑफ देम इज
प्रेजेंट इन ऑफ स्प्रिंग, यानी उन दोनों में से मेरा एक किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ऑफ स्प्रिंग के अंदर प्रेजेंट रहेगा। बात समझ आई? अरे लिख लिया सभी ने या नहीं लिखा? लिख लिया सभी ने? यहां तक लिख लो, फटाफट लिख लो। मेरे नोट्स कॉपी में ही बना लिया करो डायरेक्ट, घर जाके रफ कार्य करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? जो मैं पढ़ाता हूँ ना वो डायरेक्ट ही लिख लिया करो, इतनी माथापच्ची थोड़ी करनी है यार, रफ में लिखोगे घर जाके सुलेख लिखोगे उसको नोट डाउन करोगे ना, इधर ही लिख लिया करो अपने तो, ठीक है भाई? इतना टाइम दे सकता हूँ मैं कि आराम से लिख लिया करो, जल्दीबाजी नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है? अब देखो उन दोनों गैमीट में से, दोनों गैमीट में से एक किसके अंदर जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर जा रहा है। अरे किसके अंदर जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। अब आपने देखा होगा सर होमोजाइगस जो गैमीट रहते हैं, क्या होमोजाइगस, उनके अंदर सेम टाइप के गैमीट रहते हैं। कैसे रहते हैं, सेम टाइप के गैमीट, यानी कोई भी होमोजाइगस इंडिविजुअल किस प्रकार के गैमीट से बनाए, सेम प्रकार के गैमीट से बनाए, और कोई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल किस प्रकार के गैमीट से बनाए, अलग अलग प्रकार से बनाए। अरे और उसके अंदर अलग अलग होंगे, हेट्रोजाइगस बर्ड आ रहा है मतलब उसके अंदर कोई अलग अलग गैमीट प्रेजेंट है, और कोई होमोजाइगस इंडिविजुअल है उसके अंदर सेम प्रकार के इंडिविजुअल्स यानी सेम प्रकार के गैमीट्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ गई क्या? आपको एक क्वेश्चन आता है गैमीट कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेट करने, कितने गैमीट बनेंगे, कोई इंडिविजुअल दे दिया जाता है आपको, इंडिविजुअल में पूछ लेता है कितने नंबर ऑफ गैमीट रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया क्या? 2 की पावर n, एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 की पावर n, यानी होमोजाइगस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। होमोजाइगस में कोई लोचा नहीं है, जितना दे रखा है उतना बना दो, उतने गैमीट होंगे, जितना इंडिविजुअल है उतना गैमीट होगा। बात समझ में आ गई क्या? जितना इंडिविजुअल है उतना ही गैमीट होगा, क्योंकि सब समान है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां पर है, हेट्रोजाइगस में। कहां पर है, हेट्रोजाइगस में। हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है वहां पर, n क्या होता है, 2 की पावर n तो आपने बोल दिया, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट, वो सही अच्छा वर्ड है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट, यानी कितने हेट्रोजाइगस पेरेंट मेरे पास प्रेजेंट है। तो जितने हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास गैमीट निकल आएंगे। अभी देखते हैं अपन, ठीक है? तो देखो होमोजाइगस पेरेंट के केस में क्या होगा, होमोजाइगस पेरेंट में अरे सेम रहेगा क्या, सेम एज नंबर ऑफ गैमीट। इसमें कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है, किसमें, हेट्रोजाइगस में। अगर मेरे पास हेट्रोजाइगस पेरेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, हेट्रोजाइगस पेरेंट दे रखा है, तो मैं नंबर, ये किसकी चीज बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेशन, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेशन। अरे दिख तो रहा है सबको, नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेशन, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, और यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट, यानी हेट्रोजाइगस पेरेंट कितने हैं उसका नंबर है ये। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर n मेरा फॉर्मूला है, कोई मेरे पास मुझे ये दे रखा है, ये कोई क्या दे रखा है, पेरेंट दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, ये पेरेंट। अब बताओ इससे कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, अरे कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे इससे। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, ये कोई कितने बनेंगे बताओ भाई, 8, बताओ बताओ कितने, 4, 2। अरे भाई ये तो होमोजाइगस है, तुमको तो हेट्रोजाइगस ढूंढना है, हेट्रोजाइगस 1 तो 2 की पावर 1 यानी 2। समझ आ गई क्या बात? बना के भी देख लो अगर विश्वास नहीं है तो, सर आप पढ़ा रहे हो इस विषय में, क्रॉस करके देखें। आज देखो ये आपका कैपिटल आर है, इसको आप इन दोनों के साथ क्रॉस करोगे, अरे करोगे नहीं करोगे, तो क्या बन गया मेरे पास, कैपिटल आर कैपिटल टी
कैपिटल आर कैपिटल टी। अब बच गया मेरे पास स्मॉल आर। स्मॉल आर को आप इन दोनों से क्रॉस करोगे तो यहां से एक बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी। कितने प्रकार के हैं? अरे दो ही प्रकार के तो हैं, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, तो प्रकार कितने हुए, टाइप कितने हुए, दो। कितने हुए, दो। तो मेरे पास दो प्रकार के यानी टू टाइप के गैमेट मेरे पास बने। टू टाइप के कौन कौन से? एक तो कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, दो प्रकार के बने। एक और एग्जांपल बताओ। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं, आप बताओगे अब मुझे कैलकुलेट करके सर क्या बनेगा। ठीक है, बताओ भाई, इसके नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेट करके बताओ कितने बनेंगे। चार बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे मेरे पास चार गैमेट बनेंगे। किसी को निकालना आता है क्या? गैमेट कैलकुलेट करना आता है? एक स्क्वायर के फॉर्म में निकालना आता है क्या? स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ा है आपने? बताऊंगा अभी, देखो। आपने यहां पर देखा कि सर एक हेट्रोजाइगस ये है, एक हेट्रोजाइगस ये है, तो दो मेरे पास कैसे हैं? हेट्रोजाइगस, यानी टू की पावर टू। अरे टू की पावर टू यानी मेरे पास चार गैमीट आएंगे। अब ये चार गैमीट कौन कौन से आएंगे उसके लिए आप एक स्क्वायर सिस्टम पढ़ते हो, कैलकुलेट, जिसको बोलते हैं अपन पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर। इसका नाम क्या है भाई? पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर की डिस्कवरी करी थी एक रेगनाल्ड सी नाम के साइंटिस्ट थे, आर सी पनेट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? आर सी पनेट, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। क्या, कौन से साइंटिस्ट थे भाई? ब्रिटिश। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे आर सी पनेट, जिनका पूरा नाम होता है रेगनाल्ड सी पनेट। पूरा नाम क्या है? रेगनाल्ड सी पनेट। उन्होंने इस स्क्वायर की डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी जो मेरे पास हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसको आप लिख लो इसके एजेस पे, इसके कोनों पे उसको लिख लो और फिर उनको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर रख दो, वही मेरे गैमीट बन जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अरे बिल्कुल सही है क्या? इधर लिख दिया मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनसे बनने वालों को अंदर लिखते जाओ। पहले किसको मल्टीप्लाई करोगे? पहले मैंने ये उठाया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या बन गया? कैपिटल आर कैपिटल टी। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? कैपिटल आर स्मॉल टी। अब मैं इस आर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? स्मॉल आर कैपिटल टी। अरे बनेगा ना। अब स्मॉल आर को स्मॉल टी से तो क्या बन जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल टी। चार प्रकार के गैमिट हो गए, ये मेरे पास गैमिट बनेंगे। ऐसे ही अपन डाइहाइब्रिड जब क्रॉस करेंगे उसका पनेट स्क्वायर फॉर्म में ही आपको करके बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक लिख लो फटाफट, इसको नोट डाउन करो फटाफट। क्या हो गया? स्क्वायर नहीं बना ढंग से? अरे स्क्वायर लाइन में क्या चार लाइनें खींचनी थी, दो इधर दो इधर, दो पैरेलल दो पैरेलल, हो गए चार। अरे जरूरी थोड़ी है ऐसा स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर कैसे ही बना दो, बस चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर की। अपन यही पढ़ते हैं ना, स्क्वायर क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, बस। तो लिख लिया क्या सभी ने? अरे भाई लिख लिया क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
आगे अपने पास अब नेक्स्ट टॉपिक है गैमीट कैलकुलेशन। क्या है भाई मेरे पास, सॉरी गैमीट कैलकुलेशन तो अपन ने करा दिया। आगे है मेरे पास टेस्ट क्रॉस। क्या है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस अपन पढ़ने वाले हैं। किसी को पता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस जिसका रेशियो 1:1 होता है। ठीक है भाई, आपने कहा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, जिसका रेशियो 1:1 होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसका रेशियो 1:1 ही आएगा, बट ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाँ अपन मोनो हाइब्रिड ही पढ़ रहे हैं। अभी तक जितना पढ़ा है मोनो हाइब्रिड पढ़ा है, डाई हाइब्रिड तो बहुत आगे आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा कहना चाह रहे हो, उससे क्रॉस करा देंगे मतलब, हाँ हाँ। और कोई? रिसेसिव से क्रॉस करा देंगे, ठीक है। और कोई? भाई भाई जितने लोग बोलोगे अलग अलग चीजें मुझे पता लगेंगी, मुझे भी तो पता लगे। तो मैंने तो फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों का रिजल्ट और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो। हाँ, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन। टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, मुझे किसी भी अननोन फिनोटाइप का जीनोटाइप कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। अरे मेरे को फिनोटाइप दे रखा है, फिनोटाइप दे रखा है टॉल, बट मुझे पता नहीं है कि कौन सा टॉल है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो मुझे उसका क्या कैलकुलेट करना है? जीनोटाइप, यानी टू फाइंड जीनोटाइप। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? टू फाइंड जीनोटाइप या टू कैलकुलेट जीनोटाइप ऑफ ए अननोन फिनोटाइप। कोई मेरे पास अननोन फिनोटाइप है, उसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है? जीनोटाइप कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं कौन सा क्रॉस करता हूँ? टेस्ट क्रॉस करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? टेस्ट क्रॉस करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर तो माइक्रोस्कोप थे नहीं, तो मेंडल ने तो जो भी चीज करी थी क्रॉस कर करके ही देखी थी। अरे जो भी कर रहा था, वो कोई भी प्रोसेस कर रहा था, उसको क्रॉस कर करके देख रहा था, तो जो क्रॉस में रिजल्ट आ रहा उसी को वो लिखता जा रहा था। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको परीक्षण क्रॉस। क्या बोलते हैं? परीक्षण क्रॉस। परीक्षण क्रॉस का मतलब है किसी चीज का मुझे एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस करना। तो एनालिसिस में किसका कर रहा हूँ? किसी भी अननोन फिनोटाइप का जीनोटाइप लेके मैं उसका क्या कर रहा हूँ? एनालिसिस कर रहा हूँ। यानी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? बेसिकली जीनोटाइप कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? जीनोटाइप। किसका? अननोन फिनोटाइप का। किसका? अननोन फिनोटाइप का। बात समझ में आई क्या? दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। उसमें क्या करते हैं सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो मुझे टॉल दिया हुआ है या फिर जो मुझे अननोन फिनोटाइप दिया हुआ है, क्या? अननोन फिनोटाइप दिया हुआ है जिसको मैं नहीं जानता, वो फिनोटाइप मुझे दे रखा है, उसको मैं क्रॉस करता हूं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। किसके साथ क्रॉस करता हूं? होमोजाइगस रिसेसिव। मैं क्रॉस करके देखूंगा, मुझे पता लग जाएगा। मैं क्रॉस करके देखूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये फिनोटाइप के अंदर किस प्रकार का जीनोटाइप है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। बात समझ में आ गई? ये क्या कहलाता है? मेरा टेस्ट क्रॉस कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं भाई इसको परीक्षण क्रॉस। ठीक है, तो परीक्षण क्रॉस बेसिकली क्या होता है? तो आप लिख लो, टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ ए गिवन ऑब्लिक अननोन, अननोन फिनोटाइप। अरे बिल्कुल सही बात है क्या? ठीक है, लिख लो। किसी
समझ आई की बात? डेफिनेशन पता चली सबको? डेफिनेशन पता चली? अब आपको एक चीज पता चली होगी सर, जब हम खुद कोई चीजों को बताते हैं ना तो हम खुद ही अपना सही आंसर ढूंढ लेते हैं। जब आपने शुरू शुरू में बताना स्टार्ट किया था आप क्या बता रहे थे? खुद को पता है? लास्ट में जाते जाते ये होता है ट्राई। आप ट्राई करोगे देन यू डू यूर बेस्ट। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपका बेस्ट नहीं दे पाओगे। खुद ने देखा अभी शुरू में क्या बोलने लगे थे सर, क्या मेरे तो समझ ही नहीं आया क्या लाइन बोली, पर फिर भी सुनना तो मेरा हक है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा सा ठीक बोला, उसके बाद थोड़ा और ठीक बोला, एंड में जाके तो एकदम करेक्ट बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा होता है। आपको खुद को पता चला। अरे आप खुद पे अप्लाई करके देखा करो चीज़ों को, दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है, खुद पे अप्लाई करके देख लिया करो। आप जितनी बार ट्राई करोगे, जितनी बार किसी चैप्टर को पढ़ोगे, उतना डीप उसके अंदर आप जाते जाओगे। एक बार में पढ़ोगे थोड़ी गलतियां होंगी, दूसरी बार में पढ़ोगे और कम गलतियां होंगी, तीसरी बार में पढ़ोगे और कम गलतियां होंगी, चौथी बार में आप परफेक्ट हो जाओगे। यानी एक चैप्टर को अगर आप 2 से 3 बार या 3 से 4 बार पढ़ लेते हो अच्छे से विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन उस चैप्टर की आप मास्टर हो गए। आप उस चैप्टर को यहाँ के पढ़ा सकते हो मेरे को, मैं वहां बैठ जाऊंगा, आप यहाँ मुझे पढ़ा सकते हो। सही बात है, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं। अब सपोज करो, और क्रॉस किसके साथ करते हैं भाई? क्रॉस भी देख लो किसके साथ, सेकंड पॉइंट है इसका, किसके साथ क्रॉस कराते हैं अपन? क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। और उस पेरेंट को हम किसके साथ क्रॉस कराते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव लिख लो। हिंदी में क्या लिखा होगा? समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी। समयुग्मजी अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। समयुग्मजी अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाते हैं। अब मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव कौन है? एक तो ये है और एक ये है। अरे दो ही है मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव, यही है, स्मॉल टी टी स्मॉल आर आर। इसको अपन क्या मानते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव। लिख लिया सभी ने? अब देखो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन कैलकुलेट करते हैं। ये सपोज करो मुझे ये टॉल प्लांट दे रखा है, ठीक है भाई। अरे ये टॉल दे रखा है, आपको पता नहीं है कि टॉल कैसा है। ये टॉल दे रखा है, मुझे क्रॉस करना है किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ये होमोजाइगस रिसेसिव है, बिल्कुल होमोजाइगस रिसेसिव है। अब ये टॉल मुझे दे रखा है, पता नहीं है कि टॉल कौन सा है। अब टॉल की दो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, दो प्रायिकता है भाई टॉल की, संभावना दो है। या तो ये होमोजाइगस टॉल हो, कैसा हो भाई? होमोजाइगस टॉल हो, या फिर ये हेट्रोजाइगस टॉल हो। अब होमोजाइगस टॉल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जीनोटाइप कुछ ऐसा रहेगा, कैपिटल टी रहेगा। और अगर हेट्रोजाइगस टॉल है तो इसका जीनोटाइप ये रहेगा। अरे बिल्कुल सही बात है सर, अब मुझे पता कैसे चलेगा? तो अब देखो पता करने के लिए आप क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो देखो मुझे पता करने के लिए मैं क्रॉस करता हूं। सपोज करो पहले मैं होमोजाइगस से क्रॉस कराता हूं। किससे कराता हूं? होमोजाइगस को लेके क्रॉस कराता हूं। ये लो भाई, मैं पहले इसको इधर क्रॉस करता हूं। ये लिया मैंने, इसको मैंने इसके साथ क्रॉस कराया। मेरे पास जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सभी ऐसे बनेंगे, देख लो करके। अरे सारे के सारे ऐसे बनेंगे। यानी क्या बन गए मेरे पास? हेट्रोजाइगस टॉल। कैसे बन गए? हेट्रोजाइगस टॉल। रिजल्ट क्या है मेरे पास? हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल बन गए। इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा? अरे जीनोटिपिक रेशियो सर 1 आएगा, क्योंकि 100% एक जैसे ही है। फिनोटाइप भी कैसा आएगा? एक आएगा, 100% आएगा। यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों कैसे हैं? सेम है। फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे हैं? सेम। अभी एक भैया ने बात बोली थी अपने, 1:1 आता है सर। आ गया 1:1? बिल्कुल आ गया। तो इससे मुझे क्या पता चला? अगर मेरा 100% क्या 100% जीनोटाइप और 100% फिनोटाइप है, तो वो जो टॉल है वो कौन सा है? होमोजाइगस टॉल है। कौन सा टॉल है? होमोजाइगस टॉल है। बात समझ में आ गई? अरे आगे ना बात समझ में, कौन सा है? होमोजाइगस टॉल। ऐसे पता कर सकते हैं अपन, पता लग जाएगा कि मेरा क्रॉस किसके साथ हुआ है? होमोजाइगस टॉल के साथ। यानी जो मुझे प्लांट दिया गया है वो प्लांट कैसा है? होमोजाइगस टॉल। सेकंड क्रॉस करके देखते हैं अपन। तो सेकंड करता हूं मैं हेट्रोजाइगस के साथ। ये मेरा हेट्रोजाइगस टॉल है, इसके साथ मैं क्रॉस करता हूं। तो देखो इसके साथ जब आप क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा आपका? रिजल्ट बताओ मुझे।
रिजल्ट कौन कौन से बनेंगे? एक तो ये बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये बन गए आपके हेट्रोजाइगस टॉल। क्या बन गए? हेट्रोजाइगस टॉल। और ये आपके कैसे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव। कैसे हैं ये? होमोजाइगस रिसेसिव यानी होमोजाइगस ड्वार्फ है ये, बोने हैं भाई, होमोजाइगस ड्वार्फ। कितने? 50%। 50%। अरे ये कितने हैं भाई? 50% और 50% हेट्रोजाइगस टॉल बने, 50% होमोजाइगस ड्वार्फ बने, बोने बने। पता लग गया? अगर 50% बन रहे हैं मतलब हेट्रोजाइगस टॉल है, और अगर 100% बन रहे हैं मतलब होमोजाइगस टॉल है। अरे पता लगा कि नहीं लगा? या फिर या? हाँ, समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट? हाँ भाई, डाउट लग रहा है कोई? पूछो पूछो, अगर लग रहा है तो पूछो। सर कैसे क्या कर रहे हो आप, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी 50% कभी 100%। पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आप एनी टाइम, कभी भी कैसे भी तरह से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूछोगे आप, बताऊंगा मैं। जितनी भी बार आपको समझ नहीं आएगा, एक बार, दो बार, चार बार, मेरे समझाने की जिम्मेदारी है, ठीक है? बट डाउट क्रिएट करके लेके मत जाना प्लीज, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। डाउट क्रिएट नहीं करना है, डाउट है तो उसको सॉल्व करो। इसी बात के आप पैसे देते हो? अरे कोचिंग में और किस बात के पैसे देते हो? निपट तो घर घर ही लेते हो। सर घर डाउट आते हैं, यहाँ आके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। समझ आ गया? ऐसे क्रॉस होता है मेरा। रेशियो कितना आया? इसका रेशियो कितना आएगा? अरे हो जी, इसका रेशियो बताओ, इसका रेशियो कितना आएगा? 50 आएगा रेशियो। 1:1 आएगा भाई। जीनोटाइप भी एक जैसा, फिनोटाइप भी एक जैसा, तो 1:1। यानी आप याद रखोगे जीनोटाइप रेशियो कितना, सॉरी टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना आता है? 1:1। 1:1 यानी एक ही, मतलब मेरे पास जितने भी प्रकार के होमोजाइगस पाए जाएंगे उतने ही प्रकार के हेट्रोजाइगस पाए जाएंगे। जीनोटाइप फिनोटाइप मेरे क्या रहेंगे? दोनों सिमिलर रहेंगे। तो मैं टेस्ट क्रॉस का ओवरऑल रेशियो बताऊं तो क्या लिख दूं भाई? 1:1, ठीक है? टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो आता है 1:1। किस किस का? जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का। जीनोटाइप भी मेरे पास 1:1 आता है, और फिनोटाइप भी मेरे पास 1:1 आता है, 1:1 आता है, ठीक है? बात समझ में आई क्या? अरे टेस्ट क्रॉस समझ में आया क्या? अच्छे से समझ आया? क्वेश्चन कराऊंगा तो सॉल्व कर लोगे ना टेस्ट क्रॉस के? ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर कल, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे इसके टेस्ट क्रॉस के। लिख लिया भाई सभी ने? अरे आगे बढ़े क्या, या कुछ और लिख रहे हैं अभी लोग? हाँ लिखते रहो लिखते रहो धीरे धीरे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पर अपने मेंडेलियन के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वो अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, क्या क्या पढ़ा आपने? शुरुआत से लेकर रिवाइज करो। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था?
सर जेनेटिक्स के, हाँ जेनेटिक्स का जो मेन एक्चुअल जेनेटिक्स क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, टर्मिनोलॉजी, जीन, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम सारे पढ़े। उसके बाद मैंने कुछ थोड़े से टेस्टों की ओर बढ़े, अपन क्रॉस वगैरह पढ़े अपन ने मेंडल्स के, ठीक है। मेंडल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दी, मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ी। मेंडल के बारे में कुछ लाइनें लिखी, मेंडल क्या था, कैसे उसने क्या क्या किया वो लिखा। फिर मेंडल ने किसके ऊपर काम किया वो चीज़ बताई। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या आया, जीनोटाइप रेशियो क्या आया, फिनोटाइप रेशियो क्या आया। उसके बाद मैंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े, यानी वंशागति के कुछ नियम पढ़े। तो दो ही नियमों पे चल रही है वंशागति। कौन कौन से नियम? दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसी पे चल रही है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर मेरी इनहेरिटेंस है वो आगे बढ़ रही। उसके बाद पढ़ा मैंने टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या था मेरा? एक्चुअली मेंडल जो काम कर रहा था उसका परीक्षण करने का था। जैसे मैं आपको कहूँ, हम आपको कहते हैं हम आपका टेस्ट लेंगे, मतलब हम आपका परीक्षण करेंगे कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे ही मेंडल ने देखा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना सच्चा है, उसको प्रूव भी तो करूँ भाई। दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत आपने क्या किया देखती है, मेहनत नहीं देखती। उसके बाद तो आपने कुछ भी किया हो, आपको खड़ा करके सर आपने क्या किया, सफलता के पीछे, मतलब रील देखता था। कभी किसी ने कहा कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी, नहीं से बस 2-3 घंटे पढ़ता था और यू नो हो गया। और फिर भाई साहब जो बातों के पुल बांधते हैं वो लोग, ऐसे थोड़ी होता है। सफलता इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, बहुत कुछ मांगती है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अपन टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करके मुझे उसका रिजल्ट पता चलता है कि जो मैंने एक्चुअल क्रॉस करा है वो सही है, मेंडल के अकॉर्डिंग सही है। अब तक यही चल रहा है, सारा कुछ अपन ने डाटा पढ़ लिया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेंडेलियन डेविएशन, यानी मेंडल के जो रिजल्ट हैं उनसे अब कुछ विचलित रिजल्ट आने वाले हैं, यानी मेंडल के रिजल्ट अलग हैं और अब जो रिजल्ट आएंगे वो अलग हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यानी वो मेंडल की बात को फॉलो नहीं करते, इसीलिए क्या कहते हैं उनको? मेंडेलियन डेविएशन कहते हैं। यानी जो मेंडल की बात को फॉलो करेगा वो मेंडल के जैसा रहेगा, और जो मेंडल की बात को फॉलो नहीं करेगा वो उससे डेविएट कर जाएगा, यानी अलग रास्ता चुन लेगा। तो मेंडल क्या कह रहा था कि करेक्टर एक साथ आते हैं बट मिक्स नहीं होते। करेक्टर्स आर कम्स टुगेदर बट डू नॉट ब्लेंडिंग। करेक्टर एक साथ आते हैं, अभिलक्षण एक साथ आते हैं बट मिक्स नहीं होते। अब जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? करेक्टर्स आर कम्स टुगेदर एंड ब्लेंडिंग। क्या पढ़ेंगे? करेक्टर्स आर कम्स टुगेदर, करेक्टर्स एक साथ आते हैं और मिक्स होते हैं। अब ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी तक अपन ने मेंडल की कहानी में ये पढ़ा था कि करेक्टर मिक्स नहीं होते, और करेक्टर मिक्स नहीं हो रहे इसीलिए मुझे F1 जनरेशन जनकों के जैसी मिल रही थी। अरे अगर मिक्स हो जाते तो एकदम अलग बन जाती ना, तभी तो उसकी जैसी मिल रही है। F1 जनरेशन जनकों के जैसी मिल रही है। और अगर मिक्स हो जाएगा तो जैसे आप खुद जानते हो, मैं भी आपको बता रहा था कि लाल और पीला मिलाता हूँ हरा निकल आता है, तो वो करेक्टर क्या हो गए? मिक्स हो गए। और अगर मिक्स नहीं होंगे तो या तो वो हरा बन जाएगा, सॉरी या तो लाल रहेगा या पीला रहेगा, दोनों में से जो पेरेंट है एक जैसा रहेगा। और अगर मिक्स हो गए तो तीसरा नया आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, या नहीं आया? अब मेरे जो करेक्टर चलेंगे जेनेटिक्स में वो क्या होंगे? कोई भी एक करेक्टर पेरेंट से, यानी एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, वो करेक्टर आने के बाद क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। और जो उनकी संतति बनेगी, जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें कुछ नए प्रकार के करेक्टर ऐड हो जाएंगे, यानी नए प्रकार के अभिलक्षण प्राप्त होंगे। बात समझ आई? यानी उसमें आता है आपका सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज मैं उसकी वर्बली उसको पढ़ाता हूँ, कल अपन उसकी बोर्ड पे लिख के अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उसके बारे में बताता हूँ नॉर्मली। क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता, यानी कोई चीज प्रभाव तो दिखा रही है बट पूरी तरह नहीं दिखा रही। इसका मतलब है यू आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कंप्लीट नहीं है वो। और डोमिनेंस यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरह से प्रभावित नहीं है। सर मैं पढ़ाई तो करा पर पूरी तरह से नहीं तो सिलेक्शन हो जाता, किया तो सा पर पूरी तरह नहीं किया। या तो मेंडल की बात पे चलो या फिर मेंडल से भटक जाओ, या तो आप रास्ते के लिए पूरी पढ़ाई करो या फिर करो ही मत। मैं तो ये मानता हूँ आधी अधूरी चीज बेकार होती है। कोई भी चीज हो, XYZ, आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी काम जो आपको करना पसंद है, या तो करो तो पूरे मन से करो, आधा अधूरा करना बेकार होता है। आधा अधूरा करते हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है?
2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे खेल लिए, बराबर हो गए। या तो अच्छे से पढ़ ही लो या फिर अच्छे से खेल ही लो, या फिर मेंटेन करो चीज़ों को, रेशियो बराबर रखो कि आपकी पढ़ाई भी मेंटेन रहे और स्पोर्ट भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई लक्षण आ रहा है बट वो पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, यानी करेक्टर क्या हो गए, अब मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स। तो जैसे मेरे करेक्टर मिक्स हुए तो F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखेगी, अरे अलग आएगा कुछ। बात मानते हो, क्या आएगा, अलग आएगा। जैसे आप उसमें एक एग्जांपल पढ़ोगे स्नैपड्रैगन फ्लावर का, किसका, स्नैपड्रैगन फ्लावर का, जिसको डॉग फ्लावर नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, डॉग फ्लावर। उसकी एक स्पीसीज होती है एंटीरिनम, कौन सी होती है, एंटीरिनम उसकी स्पीसीज होती है। उस स्पीसीज का स्पेशल फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं अपन डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन फ्लावर। ठीक है, उस फ्लावर में क्या होता है, एक फ्लावर लेते हैं उसका रेड, एक लेते हैं व्हाइट। कौन सा लेते हैं, एक लेते हैं रेड, एक लेते हैं व्हाइट। जो उसका रेड है वो डोमिनेंट है और व्हाइट है वो रिसेसिव है। रेड कौन सा है, डोमिनेंट प्रभावी करेक्टर है, और व्हाइट कौन सा है, अप्रभावी करेक्टर। दोनों को मिक्स करते हैं तो गुलाबी बन जाता है, दोनों को क्रॉस कराते हैं तो गुलाबी फूल आ जाता है। अब गुलाबी फूल की सेल्फिंग कराओगे, अगेन एक रेड मिल जाएगा, 2 गुलाबी मिल जाएंगे, एक व्हाइट मिल जाएगा। यानी आपकी F1 जो दोनों का जनकों से मिलनी थी वो बिल्कुल नहीं मिली, ना जीनोटिपिकली मिली ना फिनोटिपिकली मिली। भाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जीनोटाइप कैंसिल, फिनोटाइप वो नीचे वाला गुलाबी, ऊपर वाले एक रेड और एक व्हाइट, उन दोनों से भी मैच नहीं कर रही। अब जो F2 जनरेशन बनी उसमें एक बना रेड, 2 बने पिंक, एक बना व्हाइट, यानी उसमें से तो पेरेंट्स से मैच कर रही। F2 में तो पेरेंट्स से मैच कर रहे, और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था मेंडेलियन में। बट बात कहाँ पर आके अटकी, F1 जनरेशन। कहाँ पर आके अटकी, F1 जनरेशन। अब ये तो मुझे पता चलता है कि सर जेनेटिक्स इस प्रकार चल रही है कि कोई भी करेक्टर है वो माता पिता में होता है, माता पिता से उसके बच्चे में जाता है, और बच्चे से उसकी अगली जनरेशन में जाएगा तो उसके करेक्टर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए वो दादा दादी हो गए ना, ऊपर वाले लोग क्या हो गए, दादा और दादी। यानी कोई भी जो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर होते हैं, पोता और पोती, उनके करेक्टर लगभग किससे मिलते जुलते होते हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से। यही जेनेटिक्स है। आगे आप पढ़ोगे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, या फिर आप इसमें ही पढ़ोगे सिंड्रोम्स। ठीक है, सिंड्रोम पढ़ोगे आगे जाके तो वहां पर आपको पता चलेगा 3 पीढ़ी तक चीजें बदलती हैं, 3 पीढ़ी तक मुझे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न, यानी दादा पोती और दादी पोता, ऐसे क्रॉस पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो लगभग कंप्लीट होता है। कल अपन क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, और मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ेंगे, और पेलियोट्रोपिक जीन पढ़ेंगे। 4 टॉपिक अपन कल कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा देख के आना ताकि आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई।